क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 21 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है शीनी सोनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शीनी सोनी, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का ताज जनकपुर की शीनी सोनी के सर पर सज गया है। वह अगले साल थाईलैंड में आयोजित होने जा रही मिस इंटरनेशनल क्वीन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और शीनी सोनी पिछले 3 सालों से फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है और जनपथ स्थित कनॉट क्लब हाउस में आयोजित मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के ताजपोशी कार्यक्रम में 2019 की मिस ट्रांस क्वीन इंडिया नीतू RS ने शीनी सोनी के सर पर ताज पहनाकर उनका स्वागत किया। इमेज में देख सकते हैं शीनी सोनी वो बन गए हैं यह महत्वपूर्ण इवेंट मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 की विजेता। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की संयोजक कौन है? रीना राय। और मिस ट्रांस क्वीन इंडिया प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी? 2016 में यह प्रतियोगिता शुरू की गई। और प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाना। और यह ट्रांस क्वीन इंडिया प्रतियोगिता का चौथा साल है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस साल सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया, बल्कि जूरी सदस्यों की सहमति से शीनी सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 चुना गया। और यह मिस ट्रांस क्वीन इंडिया जो भी यह ट्रांसजेंडर को चुना जाता है उनकी जो नॉलेज है वो भी ध्यान में रखी जाती है और दूसरी उनकी ब्यूटी, दोनों को ध्यान में रखते हुए शीनी सोनी ने यह खिताब जीत लिया है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में जारी किया गया है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 और इस सूचकांक में भारत रहा है 111वें पायदान पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 111वें स्थान पर हमारा इंडिया। लेकिन टॉप पर कौन रहा है? न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर हांगकांग और 162 देशों की सूची में लास्ट पायदान पर रहा है सीरिया और लास्ट से दूसरे नंबर पर है सूडान देश। नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विश्वव्यापी रैंकिंग में भारत को 162 देशों की सूची में 111वां स्थान प्राप्त है। और इस सूचकांक में पहले 3 स्थानों पर, पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर हांगकांग रहा है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जारी किसने किया? कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और कोटो इंस्टीट्यूट ने मिलकर यह ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। किसने? कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और कोटो इंस्टीट्यूट ने मिलकर। इस सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका 17वें स्थान पर संयुक्त रूप से है। और इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन? सीरिया, जो मैंने आपको बताया। और हमारे पड़ोसी देश जो है वो इस सूचकांक में कौन से स्थान पर है वो भी हमें जान लेना चाहिए। पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत का प्रदर्शन कुछ बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान को इस सूचकांक में 140वें स्थान पर रखा गया, बांग्लादेश को 139वें स्थान पर रखा गया, जबकि चीन को 129वां स्थान प्राप्त हुआ और हमारे पड़ोसी मुल्क भूटान को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे भारत देश से 2 देश आगे है, हमारे पड़ोसी मुल्क है वो। श्रीलंका को 94वां और नेपाल को 92वां स्थान मिला है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक
किन मानकों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है? तो इस सूचकांक को व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतकों के उपयोग करके तैयार किया जाता है और इन संकेतकों के में कानून, सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, धर्म, संपत्ति के अधिकार जैसे क्षेत्र शामिल है। किसमें? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। हमारा भारत का स्थान मत भूलिएगा, 111। ओके, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है 20 दिसंबर को, यानी कि कल ही मनाया गया अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस की बात करें, इस दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को एक प्रस्ताव पारित किया था और इस दिवस को विविधता में एकता के सम्मान में मनाया जाता है। और यहां पर पढ़ सकते हैं, विश्व मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। और विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके सम्मान में विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, महाराष्ट्र का पहला विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? एक विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। वो स्थापित किया जाएगा शिव छत्रपति खेल परिसर बालेवाड़ी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिव छत्रपति खेल परिसर बालेवाड़ी। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे में बालेवाड़ी खेल परिसर को एक विश्वविद्यालय के स्तर पर उन्नत किया जाएगा और प्रस्तावित नए खेल विश्वविद्यालय में 213 पदों का सृजन किया जाएगा और इसे 400 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि भी प्रदान की जाएगी। याद रखो, 400 करोड़ रुपए की लागत से यह बनकर तैयार होगा। शिव छत्रपति खेल परिसर का निर्माण मूल रूप से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए वर्ष 1995 में पुणे के बालेवाड़ी में 53 एकड़ भूमि पर किया गया था और वर्ष 2008 में इसी खेल परिसर में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन किया गया था। और यह खेल विश्वविद्यालय आधिकारिक तौर पर शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से कार्य शुरू कर देगा। कब से शुरू किया जाएगा कार्य? 2021-22 में। पांचवा क्वेश्चन, बिटकॉइन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यहां पूछा गया है बिटकॉइन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बोले तो गलत है। तो यहां हमें दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा, खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यह एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल सही बात। और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के मूल्य का काफी अस्थिर होते हैं। जी हाँ, यह क्रिप्टो करेंसी के जो मूल्य है वो काफी अस्थिर होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी सेंटेंस है वो गलत नहीं है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और बिटकॉइन हाल ही में सुर्खियों में क्यों आया? हाल ही में बिटकॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन ने 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को भी पार कर लिया है। 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को भी बिटकॉइन ने पार कर लिया। और बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है जो तत्कालीन भुगतान को सक्षम बनाती है। और बिटकॉइन को वर्ष 2009 में प्रस्तुत किया गया था। दरअसल यह बिटकॉइन कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, सिर्फ वर्चुअली करेंसी है। इसके कोई भी सिक्के या करेंसी नोट नहीं होते। बिटकॉइन की उत्पत्ति कैसे हुई? वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद सातोशी नाकामोतो नामक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा बिटकॉइन के रूप में पहली क्रिप्टो करेंसी विकसित की गई थी। हालांकि सातोशी नाकामोतो के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह माना जाता है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में 24 घंटे 7 दिन आरटीजीएस सुविधा की शुरुआत किसने की है? आरटीजीएस की सुविधा की शुरुआत कर दी है पेटीएम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेटीएम। और आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है?
रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस का पूर्ण स्वरूप। और डिजिटल फाइनेंशियल सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम ने हाई वैल्यू लेन देन करने वाले कंपनियों का सहयोग करने के लिए 24 घंटे 7 दिन आरटीजीएस सुविधा की शुरुआत की है। और यह कारोबारियों को, कर्मचारियों, विक्रेताओं और साझेदारों को थोक और जल्द पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाएगा। और आपको भी पता है कि कुछ दिन पहले आरबीआई ने यह सुविधा 24 घंटे 7 दिन के लिए शुरू करने का फैसला किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस सुविधा 24 घंटे 7 दिन के लिए की जाने के लिए फैसले के बाद कंपनी ने यह घोषणा की है। और पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और पेटीएम के संस्थापक कौन है और वर्तमान सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं पेटीएम के संस्थापक और सीईओ। 7वां क्वेश्चन, हॉकर संस्कृति निम्न में से किस देश की एक जीवंत संस्कृति यानी कि लिविंग हेरिटेज है? दोस्तों, हॉकर संस्कृति सिंगापुर देश की एक जीवंत संस्कृति है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। और यह हॉकर कल्चर है क्या? हाल ही में यूनेस्को ने अंतर सरकारी समिति के 15वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के हॉकर संस्कृति यानी कि हॉकर कल्चर को शामिल किया है। और सिंगापुर में हॉकर एक जीवंत संस्कृति है जो स्ट्रीट फूड तैयार करने वालों, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले लोगों की वजह से विकसित हुई है यह हॉकर कल्चर, जिसको हाल ही में यह यूनेस्को ने शामिल किया है। और बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को से जुड़े यह 4 क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए, जैसा कि यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यूनेस्को में 193 सदस्य देश और 11 संबद्ध सदस्य है। भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? वर्ष 1946 में। यूनेस्को की सदस्यता वर्ष 2019 में औपचारिक रूप से किसने छोड़ दी? संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल ने 2019 में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी औपचारिक रूप से। यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम किसने विकसित किया है? इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम हाल ही में विकसित किया है ए और बी दोनों ने, यानी कि CAIR बेंगलुरु और भारतीय नौसेना दोनों ने मिलकर यह सिस्टम विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। तो हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने थल सेना को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, क्या बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम शॉर्ट में बोले तो BOSS, और नौसेना को इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम शॉर्ट में बोले तो IMSAS, और वायुसेना को अस्त्र MK1, क्या अस्त्र MK1 प्रणालियां सौंपी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और इसे विकसित किया है DRDO और उनकी कई प्रयोगशालाओं ने। BOSS, IMSAS और अस्त्र MK1 ये तीनों प्रणालियां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की प्रयोगशालाओं में स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च आत्मनिर्भरता आएगी, और इसको लॉन्च किया है हमारे राजनाथ सिंह ने। और यह तीनों सिस्टम की बात करें, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम क्या है? यह सभी मौसमों में काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है, जिसे इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट देहरादून द्वारा सफलतापूर्वक अभिकल्पित और विकसित किया है। और इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम की बात करें तो इस उत्पाद की संकल्पना एवं विकास सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स शॉर्ट में बोले तो CAIR कहां पर स्थित है? बंगलुरु, और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से विकसित किया। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL बेंगलुरु ने इसे लागू किया है। और तीसरी बात करें अस्त्र MK1। अस्त्र MK1 स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज पहली मिसाइल है, जिसे सुखोई 30 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट,
मिग 29 और मिग 29 के से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस तरह की सिस्टम जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला ने विकसित की है। और डीआरडीओ के बारे में मैंने अक्सर आपको बताया है, आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और हमारा डीआरडीओ और इसरो से जुड़ा हुआ एक वीडियो 2020 में डीआरडीओ और इसरो किन किन बातों को सुर्खियों में रहा, उनका एक यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन, E20 ईंधन किसका मिश्रण है? E20 ईंधन वो 20% इथेनॉल और गैसोलीन का एक मिश्रण है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20% इथेनॉल और गैसोलीन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं E20 ईंधन। और हाल ही में भारत सरकार ने E20 ईंधन को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है और इसके लिए मसौदा अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। और E20 ईंधन जिसमें 20% इथेनॉल और गैसोलीन का यह मिश्रण है, जबकि भारत में वर्तमान में मिश्रण का स्वीकार्य स्तर 10% इथेनॉल का ही है, लेकिन उनसे भी कम हम रखते हैं। और E20 ईंधन आखिर है क्या? यह वाहनों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है और इसके सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे प्रदूषण भी कम होगा। इससे भारत के तेल आयात में कमी आएगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। तो यह हमें अपना लेना चाहिए। और E20 ईंधन यह बायोफ्यूल और बायोमास का एक बाय प्रोडक्ट है और इसे मक्की, गन्ना और आलू इत्यादि से प्राप्त किया जा सकता है। इथेनॉल एक अस्थिर, ज्वलनशील और एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसका मिश्रण हम कर सकते हैं दोस्तों गैसोलीन बोले तो पेट्रोल में। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में माधव गोविंद वैद्य का निधन हो गया, वे कौन थे? माधव गोविंद वैद्य एक जाने माने पत्रकार थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पत्रकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख विचारक और वरिष्ठ पत्रकार माधव गोविंद सिंह वैद्य का नागपुर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात लेखक और पत्रकार M.G. वैद्य यानी कि पूरा नाम क्या है, माधव गोविंद वैद्य के निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। नाम आपको याद रखना है, माधव गोविंद वैद्य वो एक लेखक एवं पत्रकार थे और वो RSS से भी जुड़े हुए थे। 11वां क्वेश्चन, 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से एक मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कानपुर। कानपुर के रमईपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आपको गांव का नाम भी याद रखना है, रमईपुर। और पार्क मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करेगा। और इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी मिली है। और मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगी। कितने? 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगी। और कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। चमड़े के पार्क को प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए इसमें एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। और पार्क में इकाइयां स्थापित करने के लिए निवेशकों को 4,000 वर्ग मीटर से लेकर 10,000 वर्ग मीटर तक औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। कहां पर? कानपुर में। और कानपुर बोले तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर। उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल का नाम है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है
फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका, यानी कि अमेरिका का यह केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, वो यह सिस्टम में शामिल हो गया है। हाल ही में अमेरिका का फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, वो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ और जुलाई 2020 में एशिया विकास बैंक पर्यवेक्षक के रूप में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ था। आखिरकार यह क्या है वो भी हमें समझ लेना चाहिए। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, तो यह नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को कब बनाया गया था? वर्ष 2017 में बनाया गया था। और यह सिस्टम की बात करें तो यह 75 केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क की स्थापना पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 8 केंद्रीय बैंकों के द्वारा की गई थी। एनजीएफटी की स्थापना। 13वां क्वेश्चन, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? इमेज में देख सकते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम रखा गया है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसका नाम? जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है और इस हवाई अड्डे के लोगो में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, यानी कि जो इस हवाई अड्डे का लोगो जारी किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी जो सारस है वो भी इस लोगो में शामिल है। और जब बात करते हैं राज्य प्रतीक की, तो उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य प्रतीक के बारे में भी हमें याद रख लेना चाहिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल है पलाश। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक और उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है हिंदी। और उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। तो यह फैक्ट भी आपको याद रख लेने चाहिए। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में बाघा जतीन का नाम सुर्खियों में रहा था, वे कौन थे? बाघा जतीन जिसका नाम सुर्खियों में रहा वो एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक स्वतंत्रता सेनानी बोले तो बाघा जतीन। बाघा जतीन एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हाल ही में कुछ शरारती तत्वों ने बांग्लादेश के कुश्तिया में उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया और इससे कुछ दिन पहले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया था कुछ शरारती तत्वों ने और इसीलिए यह बाघा जतीन सुर्खियों में आए। तो बाघा जतीन के बारे में भी हम जान ले। बाघा जतीन एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। बाघा जतीन का जन्म 7 दिसंबर 1879 को ब्रिटिश भारत की बंगाल प्रेसिडेंसी में कुश्तिया में हुआ। बाघा जतीन का पूरा नाम जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और वे जुगांतर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। जुगांतर पार्टी बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों का एक मुख्य क्रांतिकारी संगठन था। कौन सा? जुगांतर पार्टी। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय युवा को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया? यूएनईपी द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है एक भारतीय युवा जिसका नाम है विद्युत मोहन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विद्युत मोहन। भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यूथ चैंपियंस ऑफ द अर्थ का विजेता घोषित किया गया है। नाम मत भूलिएगा, विद्युत मोहन। और इमेज में भी आप देख लीजिए, सिर्फ 29 साल की आयु के यह है विद्युत मोहन। 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है और यह पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है। इनमें से एक भारतीय युवा भी शामिल है, विद्युत मोहन। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम साल का पहला ग्रैंड स्लैम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम है जिसकी घोषणा की गई है और जो भी दर्शक यह ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने जाएंगे उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम। दूसरा है फ्रेंच ओपन और फ्रेंच ओपन के 1 मंथ बाद खेला जाता है विंबलडन
और किसी भी साल के अंत में यूएस ओपन खेला जाता है। तो इस तरह का आपको याद रखना है, जो आपको भी पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है दीवान तड़वी, शरद जोशी, कमलेश वसावा, संजय कुमार, करण प्रजापति, पारसराम थोम्बरे, नीलेश पाटनवाड़िया, वीटी ब्लॉग्स, विकी विशाल त्रिवेदी। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। परेश लादवा यहां आर्मी यूनिफॉर्म में देख सकते हैं, करण सथवारा, कमलेश डोडिया, राठवा अरुण भाई, मानसिंह भाई, विश्व मेवाड़ा, आशा देसाई, जॉय पटेल, आकाश वाल्वी। सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। शैलेश ठाकुर, हार्दिक डांगर, मानसी प्रजापति, अनिल मेहता, सांकट अश्विन, सहदेव पसाया, जोशी भाई, मिस्टर भरत सिंह राठौड़। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला करीब कितने दिनों तक चलता है? चिल्लई कला बोले तो जो बर्फ की हल्की बारिश होती है वो कितने दिनों तक चलती है जम्मू कश्मीर में? इसके लिए एक स्पेशल शब्द का यूज किया जाता है, चिल्लई कला। और सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।